मेरा नाम मेघना है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और गांव की रहने वाली एक मामूली सी लड़की हूँ जिसके बड़े बड़े सपने थे, मगर उन सपनों को तोड़ दिया गया था क्योंकि मेरे पापा ने मम्मी से अचानक ही कह दिया था कि आज मेघना की शादी है। मैं तो अपने पापा की बात सुनकर हैरानी रह गई थी, लेकिन इतनी भी हैरानी नहीं हुई थी क्योंकि हमारे गांव में ऐसा ही होता था। 2 या 3 दिन पहले रिश्ता तय किया जाता था और उसके बाद फौरन ही शादी कर दी जाती थी। शादी में 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन या फिर 5 दिन भी नहीं लगाए जाते थे। सिर्फ 2 या 3 दिन में ही बेटियों की शादी कर दी जाती थी। बस जब तक बेटी का रिश्ता नहीं लगता था तब तक तो माता पिता खामोश रहते थे, लेकिन जैसे ही रिश्ता लग जाता था उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती थीं। ऐसा हमारे गांव का रिवाज था क्योंकि हमारे गांव के सारे ही लोग गरीब थे और रस्म रिवाज को बहुत मानते थे। हमारे गांव में रिश्ता लगते ही 2-3 दिन के अंदर शादी हो जाती थी तो ठीक था, लेकिन अगर उससे ज़्यादा समय लगता था तो माता पिता को अपनी बेटियों को दहेज देना पड़ता था। हालांकि हमारे गांव के लोग गरीब थे और अपनी बेटी को दहेज ना देना पड़े इसलिए उनका रिश्ता लगते ही शादी की जल्दबाजी करते थे। और ना ही हमारे गांव में शादियां खूब धूमधाम से होती थीं। हमारे यहाँ तो लड़की की मर्जी तक नहीं पूछी जाती थी, बस झटपट रिश्ता तय करने के बाद ही फौरन शादी कर दी जाती थी। इस बीच लड़की को इतना मौका ही नहीं मिलता था कि वो अपनी कोई तैयारी कर सके या फिर उसकी आंखों में कुछ सपने हैं जो वो उनको पूरा कर सके। बस माता पिता अपना फैसला सुना दिया करते थे और लड़की को अपने माता पिता की बात ही माननी पड़ती थी। प्यार मोहब्बत करना तो हमारे गाँव में बहुत बड़ा पाप था। जो लड़का या लड़की प्यार मोहब्बत किया करते थे उनके घर वाले जल्द ही उनकी शादी का फैसला सुना दिया करते थे। हमारे गांव के रस्म रिवाज सच में बहुत अलग थे, लेकिन मैं पढ़ी लिखी थी, मैं इन सब बातों का शिकार नहीं होना चाहती थी। आखिरकार मेरे घर वाले भी मेरा फैसला सुना चुके थे और हमारे गांव की लड़की या लड़का अगर अपने माता पिता के फैसले के खिलाफ जाते थे तो उनको गांव से निकाल दिया जाता था और फिर दोबारा ना तो वो कभी अपने माता पिता से मिल सकते थे और ना ही माता पिता की किसी भी चीज़ पर उनके बच्चों का हक था। हमारे गांव के लोग इन मनगढ़ंत रस्मों पर चलते थे और हाँ, उनको ये रस्में ठीक लगती थीं। मैं भी अपने माता पिता के आगे बहुत रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई थी। मेरे माता पिता कहते थे कि हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, यही हमारा बहुत बड़ा एहसान है, मगर हमने तुम्हारे साथ जो किया तुमको उसका बदला चुकाना होगा। क्या कहीं ऐसा भी होता है कि माता पिता अगर अपनी औलाद की सारी ज़िंदगी परवरिश करते हैं, उसे अच्छी शिक्षा देते हैं, तो क्या आगे चलकर वो उससे उसका बदला भी मांगा जाता है? ऐसा मेरे साथ हुआ था क्योंकि हमारे गांव की लड़कियों में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपने माता पिता के आगे ज़बान भी चला सके। एक मैं ही ऐसी थी जो पढ़ लिख जाने के बाद इतनी कामयाब हो चुकी थी कि अपने माँ बाप के आगे क्या, सारी दुनिया के आगे इंसाफ के लिए लड़ सकती थी। लेकिन जब मेरे पापा ने ये बात कही थी कि हमें हमारी परवरिश का बदला चाहिए और ये बदला इस तरह ही पूरा हो सकता है कि तुम हमारी मर्ज़ी के मुताबिक शादी करो और खामोशी से अपने ससुराल जाकर वहाँ सुखी रहो और अपना घर बसाओ, अपने पति का ख्याल रखो, उसके लिए अपनी ज़िंदगी को न्योछावर कर दो। मैं अपने माता पिता की इस बात पर मजबूर हो गई थी और फिर मैंने उनका यह एहसान चुकाने के लिए मजबूरन इस शादी के लिए हाँ कर दी थी। मुझे तैयार कर दिया गया था और फिर मेरी शादी भी हो चुकी थी। हमारे यहाँ ये रस्म भी थी कि लड़का या लड़की शादी से पहले एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देख सकते। जब उनका रिश्ता लग जाता था तो उन पर पाबंदियाँ लगा दी जाती थीं कि वो एक दूसरे का चेहरा जब तक नहीं देख लेंगे जब तक उन दोनों की शादी नहीं हो जाएगी। लड़का लड़की एक दूसरे का चेहरा पति पत्नी बनने के बाद शादी की पहली रात अपने बंद कमरे में ही देख सकते थे। इसलिए मैंने भी अपने पति को नहीं देखा था। मैं तो जानती भी नहीं थी कि मेरा पति कौन था। मुझे दुल्हन बनाकर तैयार कर दिया गया था और एक लंबा सा घूंघट मेरे चेहरे पर डाल दिया गया था ताकि मेरा चेहरा न दिख सके। मेरा पति भी दूल्हे के कपड़ों में लंबा सा सहरा बांध कर आया था जिसका चेहरा मेरे अलावा सब लोग देख सकते थे, मगर मैं नहीं देख सकती थी। मुझे लगता था कि मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आखिरकार मैं उनकी इकलौती बेटी थी। उन्होंने मेरे हर सपने को पूरा किया था, भले ही वो मेरी शादी जल्दबाजी में कर रहे थे क्योंकि ऐसा करना तो हमारे गांव का रिवाज था, लेकिन वो कभी भी मेरी शादी किसी उल्टे सीधे इंसान के साथ नहीं करवाएंगे। मुझे लगता था कि मेरे माता पिता ने मेरा हमसफ़र किसी ऐसे इंसान को चुना होगा जो अच्छा होगा, समझदार होगा, जिसको औरत की इज्जत करनी आती होगी। फिलहाल मेरी शादी हो चुकी थी। मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई थी। मैंने अपनी ससुराल में सिर्फ एक ही औरत को देखा था,
वो एक जवान औरत थी। मुझे लगता था कि शायद मेरे ससुराल में कोई नहीं है सिर्फ इस औरत के अलावा, लेकिन ये औरत मेरी जेठानी थी, नंद थी या फिर मेरे पति की कोई रिश्तेदार थी। मैं उसको नहीं जानती थी, बस वो मेरे साथ बातचीत कर रही थी। उसने कुछ रस्में करने के बाद मुझे कमरे के अंदर भेज दिया था। मैं दुल्हन बनी हुई अपने पति के कमरे में आने का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर गुजरी थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और कमरे में आने वाले इंसान को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं हैरान रह गई थी और फ़ौरन मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे माता पिता ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। आखिर कोई अपनी ही इकलौती बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जिसको उन्होंने सारी ज़िंदगी हथेली का छाला बनाकर रखा हो। और जब बात उसकी पूरी ज़िंदगी की आई तो वो लोग मेरे लिए कितना गलत फ़ैसला कर चुके थे। ये वो इंसान था जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी इसके साथ भी हो सकती है। आखिर मेरे माता पिता ने मुझसे मेरी कौन सी गलती का बदला लिया था, क्योंकि जब मैंने उस आदमी को देखा तो मेरा दिल कह रहा था कि आखिर मैं इस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार सकूंगी, क्योंकि ये तो वो इंसान था जो मैंने जब जन्म लिया था तो मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे सारे ही रिश्तेदार मेरे माता पिता से कहते थे कि तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जब जवान होगी तो ना जाने उसकी खूबसूरती में कितना बढ़ावा हो जाएगा। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मैं बहुत ज़्यादा समझदार भी होने लगी थी। शायद मुझे ये समझदारी मेरे भगवान ने दी थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और मेरे बाद मेरी मम्मी दोबारा कभी माँ नहीं बन सकी थी, क्योंकि हमारे गाँव की दाई ने कह दिया था कि तुम अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। यही बच्ची तुम्हारा बेटा है और यही तुम्हारी बेटी है। इसे ही संभाल कर पालो, ये तुम्हारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि भगवान इसके बाद तुम्हें कभी औलाद नहीं देने वाला। ये बात सुनकर मेरी माँ रोई तो बहुत थी, लेकिन फिर कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ हर जख्म भर जाता है। उनके पास इतनी खूबसूरत बेटी थी जिसको उन्होंने फूलों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरी हर ख्वाहिश को मेरे पापा पूरी किया करते थे। हमारे गांव में लड़कियां ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करती थीं और ना ही हमारे गांव में कोई स्कूल था। मैं पढ़ना चाहती थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, और मेरे अंदर ऐसी खूबी थी कि अपने गांव में ना तो मैंने आज तक किसी बच्चे को स्कूल जाते हुए देखा था और ना ही मेरे गांव में कभी कोई स्कूल था। ये शौक़ तो मेरे अंदर मेरी माँ के पेट से ही था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि मेरी माँ भी अपने बचपन में पढ़ाई लिखाई करने के लिए बहुत तरसी थी। उनको मेरी नानी ने शिक्षा नहीं दिलवाई थी, जबकि मेरी माँ तो चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर एक कामयाब डॉक्टर बन सके या फिर नर्स, लेकिन कम उम्र में ही उनकी शादी करने के बावजूद उनके सारे सपने चूर चूर होकर रह गए थे। मेरी माँ के दिल में उनका सपना पूरा करने की ख्वाहिश आज भी थी, और जब मैं उनके पेट में पूरे 9 महीने तक पल रही थी तब वो हमेशा अपने दिल में यही सोचती थी कि वो शिक्षा हासिल नहीं कर सकी तो क्या हुआ, उनकी बेटी हुई तो वो उसे ज़रूर शिक्षा देंगी, और अगर बेटा हुआ तो उसे भी एक कामयाब इंसान बनाएंगी। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरे अंदर खुद ब खुद पढ़ाई लिखाई का शौक़ पैदा होने लगा। आखिरकार मेरी माँ मुझे अच्छे संस्कार दे रही थी और वो हमेशा यही कहती थी कि पढ़ लिख कर इंसान हमेशा कामयाब बनता है। मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि मुझे पढ़ लिख कर कामयाब इंसान तो ज़रूर बनना है, लेकिन साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम भी रोशन करना है। मेरी ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। मैं 5 साल की हुई थी जब मेरी माँ ने मेरा एडमिशन पड़ोस वाले गांव के एक स्कूल में करवा दिया था। वहाँ पर सरकारी स्कूल था, पढ़ाई लिखाई बहुत कम होती थी, लेकिन मेरे लिए इतना ही बहुत था कि मेरा एडमिशन स्कूल में हो चुका था। हमारे गांव की लड़कियां स्कूल जाती थीं तो गांव वाले इस बात के ख़िलाफ़ होते थे, लेकिन मेरे पापा गांव वालों के ख़िलाफ़ भी जा चुके थे, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए। जिस स्कूल में मैं पढ़ने के लिए जाती थी वहाँ शिक्षा पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ से अच्छे नंबरों से इंटर पास किया था और अब मैं 19 साल की हो चुकी थी। मैं चाहती थी कि मेरा एडमिशन शहर के किसी अच्छे कॉलेज में हो जाए, और फिर मेरी ये ख्वाहिश भी मेरे कहने से पहले ही पूरी कर दी गई थी। मेरे पापा भी एक मामूली से किसान थे, लेकिन अपनी बेटी के शौक़ पूरे करने के लिए वो कुछ भी कर लिया करते थे। मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरे पापा ने मुझे पढ़ाने के लिए जितनी मेहनत की है, मैं जब उनका नाम रोशन करूंगी तब उनको बहुत अच्छा लगेगा, और वो यही सोचेंगे कि मेरी बेटी ने मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत का फल मुझे दे दिया। पापा ने मेरा एडमिशन शहर के अच्छे कॉलेज में करवा दिया था। पहले तो मेरे पापा मुझे खुद ही कॉलेज छोड़ने के लिए चले जाते थे और लेने भी आते थे, लेकिन अब मैं काफ़ी समझदार हो गई थी।
मुझे कॉलेज जाते हुए 6 महीने गुजर गए थे जब गांव के लोगों ने मेरे पापा से कहना शुरू किया कि तुम गांव के रिवाजों के खिलाफ जा रहे हो अपनी बेटी को शहर में पढ़ाकर। तुम जानते हो कि हमारे गांव में बेटियों को सिर्फ चूल्हा चौका सिखाया जाता है, इसके अलावा कुछ और नहीं। लेकिन तुम्हारी बेटी तो शहर जाकर पढ़ने लगी है। मेरे पापा फिर भी गांव वालों की बातों को इग्नोर किया करते थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खातिर। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी और फाइनली मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब मैं काफ़ी बड़ी हो गई थी और चाहती थी कि मैं अपने गांव में एक सरकारी स्कूल खोल लूं जहां पर लड़कियां मुफ्त शिक्षा हासिल कर सकें। इसलिए मैंने शहर के कुछ ऐसे लोगों से बात की थी जो गरीब लोगों की मदद किया करते थे। अगर गांव में किसी चीज़ की कमी होती थी तो वो वहां की व्यवस्था पर ध्यान देते थे। मैं अपने गांव में स्कूल खोलने के लिए अपने कॉलेज के कुछ प्रोफेसर के साथ, जो मेरी मदद करने के लिए पूरा सहयोग कर रहे थे, उनको लेकर मैं अपने घर सरपंच जी के पास चली गई। मैंने गांव के सरपंच जी से जब अपने ही गांव में सरकारी स्कूल खोलने की परमिशन मांगी तो उन्होंने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे गांव की व्यवस्था एक तरफ और हमारे गांव के रस्म व रिवाज एक तरफ हैं, जिनके साथ हम चाहकर भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि तुम हमारे ही गांव की बेटी हो जो कि शहर में जाकर पढ़ लिख गई हो, तो आज तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम हमारे सामने बैठकर गांव में स्कूल खोलने की बात कर रही हो। चाहती हो कि हमारे गांव की बेटियां घर से बाहर निकलकर स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। औरत को हमेशा दबकर रहना चाहिए और औरतों पर यही शोभा देता है कि वो अपने घर की रसोई और अपने परिवार को संभाले। सरपंच जी की बात सुनकर मैंने उनसे कहा था कि क्या औरत को सिर्फ इतना ही हक है कि वो घर की 4 दीवारी तक ही रहे? मैं आप लोगों की इसी सोच को बदलना चाहती हूँ। सरपंच जी देखिए, अब ज़माना काफ़ी आगे बढ़ चुका है। जब हम अपनी सोच को बदलेंगे तभी तो हमारे गांव का भी विकास होगा और हमारे गांव का विकास करने में हमें पूरा सपोर्ट सरकार करेगी। जब आप लोग ही नहीं चाहते कि हमारे गांव में सरकारी स्कूल बने, सरकारी अस्पताल बने, बिजली घर बने, यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क्स लगाए जाएं, तब तक कोई भी सरकार हमारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि जो कुछ भी करना है वो हमें ही करना है। अपने गांव के विकास के लिए हमें ही आवाज़ उठानी होगी। आप लोग तो इस मॉडर्न ज़माने में भी पुराने ज़माने की ज़िंदगी जी रहे हो। आप लोग ज़रा बाहर निकलकर देखिए कि ज़माना कितना आगे बढ़ चुका है। हम लोग भी अपने गांव का विकास करना चाहते हैं, अपने गांव को शहर की तरह बनाना चाहते हैं, और ऐसा तभी हो सकता है जब हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे और अपने गांव के विकास के लिए सरकारी स्कूल बनाकर पहला कदम उठाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों के गांव का विकास इतनी अच्छी तरह से हो जाएगा कि हमारे गांव में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरी बात सुनने के बाद तो जैसे सरपंच जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं थी। मैं अपने साथ अपनी शहर की एक ही दोस्त, जो कि न्यूज़ रिपोर्टर थी, उसे सरपंच जी के घर कवरेज करने के लिए लेकर आई थी, जिसने सरपंच जी का पूरा बयान अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। उनका कहना था कि मैं कभी भी अपने गांव के रस्म व रिवाज के खिलाफ नहीं जा सकता। हमारे गांव में अस्पताल नहीं बनेंगे और यहाँ पर सिर्फ वैद्य ही इलाज करते रहेंगे। यहाँ पर लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाएगी। यहाँ पर रोजगार के साधन नहीं होंगे, सिर्फ खेती बाड़ी से ही लोग अपना रोजगार चलाएंगे। सरपंच जी की सारी कवरेज कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी। हम लोगों ने सरपंच जी को धमकी दी थी कि अगर आपने गांव में हमें सरकारी स्कूल खोलकर नहीं दिया तो ये पूरी कवरेज न्यूज़ चैनल पर दिखा दी जाएगी, जिसको पूरी दुनिया बैठकर देखेगी और आपकी खूब बेइज्जती होगी। मेरी बात सुनकर अचानक सरपंच जी के माथे पर पसीना आने लगा था। सरपंच जी ने कहा था कि अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ आपको सरकारी स्कूल खोलने के लिए एक जगह दे देता हूँ, बाकी क्या और कैसे करना है ये सब आपको देखना होगा। मैंने कहा था कि जी, मैं सिर्फ इतना ही तो चाहती हूँ कि आप मुझे मेरा स्कूल खोलने के लिए एक अच्छी और साफ़ सुथरी जगह का बंदोबस्त करके दें। इस तरह मैं अपने पहले प्लान में कामयाब हो गई थी। मुझे स्कूल खोलने के लिए जगह दे दी गई थी। यह हमारे गांव की एक बड़ी सी हवेली थी जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी। मैंने इस हवेली की अच्छी तरह से साफ़ सफाई करवाई थी और पूरे गांव में बता दिया था कि हमारे गांव में अब लड़कियां यहां एडमिशन करवाएं, उनको फ्री में शिक्षा दी जाएगी। मैंने ये काम स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन मेरे पापा एक गरीब इंसान थे। वैसे तो वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि मुझे इतना कामयाब बनाने के बाद भी वो मुझे स्कूल बनाने के लिए पैसा दे सकें। अभी तो मेरे लिए टूटी फूटी हवेली ही सही थी। मैंने सरकार से मदद मांगी थी, लेकिन अभी तक मेरी कोई सुनवाई तो नहीं हुई थी। जब गांव वालों को पता चला कि सरपंच जी ने खुद ही मुझे गांव में स्कूल खोलने के लिए ये हवेली दी हुई है,
तो गांव वालों को लगा कि अब लड़कियों को पढ़ने की परमिशन भी मिल चुकी है, इसीलिए मेरे पास अब काफ़ी सारी लड़कियां एडमिशन के लिए आ गई थी। मैं समाज सेवा करने के साथ साथ जॉब भी कर रही थी। सुबह को दोपहर तक मैं अपना स्कूल खोलती थी और दोपहर से मैं शाम के 9 बजे तक ऑफिस जाया करती थी। मेरा सारा दिन इस तरह ही गुजर जाता था। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरे मम्मी पापा मुझ पर गर्व महसूस करते थे और अब मैं इतने पैसे कमा लिया करती थी कि मैं इन लड़कियों की मदद भी कर रही थी। लेकिन गांव की काफ़ी सारी लड़कियां मेरे स्कूल में पढ़ने के लिए आने लगी थीं। अब मुझे अपने साथ साथ किसी और को भी अपनी मदद करने के लिए रखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि कोई ऐसा हो जो मेरे साथ इन लड़कियों को पढ़ाया करे, मगर गांव में तो दूर दूर तक भी ऐसा कोई नहीं था और मेरी शहर की जो फ्रेंड्स थीं वो इतनी दूर गांव आकर मेरी मदद नहीं कर सकती थीं। मुझे तलाश थी कि कोई ऐसा हो जो मेरा इन लड़कियों को पढ़ाने में साथ दे सके, क्योंकि इतनी ढेर सारी लड़कियों को अकेले ही पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं जब शाम को जॉब पर जाया करती थी तो मुझे घर आते आते काफ़ी रात हो जाती थी। गांव के काफ़ी सारे लोग मेरे खिलाफ थे, लेकिन मुझे और मेरे मम्मी पापा को किसी की भी कोई फिक्र नहीं थी। अब मेरे ऑफिस में भी काम ज़्यादा बढ़ गया था और गांव की 80% लड़कियां मेरे स्कूल में एडमिशन लेने लगी थीं। इसलिए मुझे एक प्लान याद आया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट करवा देती हूँ कि मुझे समाज सेवा करने वाले कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मेरे स्कूल में गरीब मासूम लड़कियों को पढ़ाने के लिए मेरा साथ दें। और मैंने ऐसा ही किया था। काफ़ी दिन गुजर गए थे, मगर मेरे पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया था जो सिर्फ समाज सेवा करने के लिए ही इन लड़कियों को पढ़ाने में मेरी मदद कर सके। मैं जानती हूँ कि आजकल के लोग बड़े ही मतलबी हो गए हैं। अगर मैं समाज सेवा की जगह न्यूज़पेपर में सैलरी भी मेंशन कर देती तो बहुत सारे लोग अब तक मेरे पास आ चुके होते। फ्री में तो आजकल कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा भी था, मेरा गुजारा हो रहा था। मैं इन लड़कियों को शिक्षा देने के बाद बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन मेरे पास एक लड़का आया और कहने लगा कि मैं आपके साथ समाज सेवा करना चाहता हूँ। मैं उसकी बात से बहुत इम्प्रेस हुई थी। उसने मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे। वो काफ़ी पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट लड़का था। मेरे स्कूल में अब वो मेरे साथ साथ लड़कियों को पढ़ाने में मेरी मदद करने लगा था, लेकिन वो हमारे गांव का नहीं था। हमारे गांव में उसका कोई दोस्त रहता था। वो कई दिनों से हमारे गांव में ही रहने वाले अपने दोस्त के घर पर रह रहा था। मैंने एक दिन उससे पूछा था कि तुम इससे पहले कहाँ रहते थे, मतलब तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा परिवार कैसा है। तो उसने मुझे अपनी दुख भरी कहानी बताई थी। वो कहता था कि मैं बहुत गरीब हूँ। इतना वेल एजुकेटेड होने के बाद भी मुझे कहीं पर नौकरी नहीं मिली। जब मैंने आपका ऐड देखा तो मैं समाज सेवा करने के लिए ही आ गया। यहाँ इस गांव में मेरा एक दोस्त रहता है। मैं सबसे पहले उसके घर गया था। मैं लावारिस हूँ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। तो मेरे दोस्त ने कहा कि तुम हमारे घर में रह सकते हो। इस तरह रोज़ रोज़ शहर से गाँव आना जाना करोगे तो तुम्हारे काफ़ी सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। मुझे उस बेचारे पर अफसोस हुआ था कि वो इतना गरीब था। वो मेरी मदद कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी उसे पैसे नहीं दे पा रही थी। इस तरह वो मेरे साथ काफ़ी समय से मेरे स्कूल के बच्चों को पढ़ाने में मेरी मदद कर रहा था। हमारा स्कूल बहुत अच्छा चल रहा था। इस लड़के का नाम आरव था। आरव के साथ मेरी बातचीत बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि हम दोनों ही तो थे जो पूरे स्कूल को हैंडल कर रहे थे। मगर एक बात थी जो मैं नोटिस कर रही थी। मेरे मम्मी पापा का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं जैसे ही घर में आती थी वो लोग मुझसे नाराज़ हो जाते थे। कहते थे कि तुम इतनी देर से घर क्यों आती हो। ऐसा मैं पहली बार तो नहीं कर रही थी। मैंने उनको बता दिया था कि आप लोग मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी कह रहे हैं कि देर से घर क्यों आती हो। मेरे पापा कहते थे कि अब ये समाज सेवा करना छोड़ दो और तुम्हें जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। न जाने मेरे मम्मी पापा को क्या हो गया था। मैंने उनसे कहा था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं अभी अपने स्कूल को और ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती हूँ। मैंने मम्मी पापा को आरव के बारे में भी बता दिया था कि वो मेरी बहुत मदद कर रहा है, मगर ना जाने क्यों आरव के बारे में सुनते ही मेरे मम्मी पापा को बहुत गुस्सा आता था। लेकिन दिमाग पर स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से मैंने उनके गुस्से पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मेरी ज़िंदगी अपने सपने को पूरा करने में बहुत अच्छी गुजर रही थी। आरव के साथ साथ मेरी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। जब हर महीने मेरी सैलरी आई थी तो मैं अपनी सैलरी से अब उसको खर्चे के लिए 2-3 हज़ार रुपये दे दिया करती थी, तो वो बहुत खुश हो जाता था। आखिर बेचारा मेरे साथ इतनी मदद करता था तो उसके जेब खर्च के लिए मुझे कुछ तो देना चाहिए ही था।
आरव और मैं एक दूसरे के साथ बहुत बातचीत करते थे और गांव में घूमने के लिए भी चले जाते थे। मेरी सारी ही हरकतें शहर की लड़कियों की जैसी थीं। आखिर मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए मैं शर्माना तो नहीं जानती थी। मैं मॉडर्न ख्याल की थी। मेरे ख्याल बिल्कुल अलग थे। गांव की लड़कियों को मैं यही सब कुछ सिखा रही थी। सरपंच जी अगर मेरे बीच में आने की कोशिश करते तो मैं उनको उनकी कवरेज के बारे में याद दिला दिया करती थी, तो वो खामोश हो जाते थे। मगर मैं जानती थी कि सरपंच जी मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। पहले मेरे स्कूल की लड़कियां ज़मीन में बैठकर पढ़ाई किया करती थी, लेकिन अब सरपंच जी ने उनके लिए फर्नीचर का इंतज़ाम करवा दिया था। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आने वाला समय मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आरव के साथ मेरी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। अब वो मेरे साथ साथ घर भी आता था। मैं सोचती थी बेचारा अपने दोस्त के यहाँ रहता है, पता नहीं उसे वहाँ पर कैसा खाना मिलता होगा। इसलिए एक दो बार मैं उसे अपने घर पर लेकर आ गई थी। मेरे मम्मी पापा का मूड उसे देखकर कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन हमारे घर में आने के बाद वो बेचारा पेट भरकर खाना खाया करता था। मुझे उस बेचारे पर बड़ा तरस आता था कि कुछ ऐसे भी बेरोजगार लोग होते हैं जो वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी अच्छी नौकरी को सिर्फ हमेशा ही तलाश करते रह जाते हैं। उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती। मैं चाहती तो आरव को अपनी कंपनी में भी जॉब दिलवा सकती थी, क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट था और अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया हुआ था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर मैं आरव को जॉब पर लगवा देती तो शायद वो स्कूल में मदद नहीं करता, क्योंकि हर इंसान जहाँ अच्छी सैलरी देखता है वहीं काम करने की कोशिश करता है। एक मैं ही तो ऐसी थी जिसे समाज सेवा करने का बहुत शौक था और हर तरह से मैं अपने गांव के विकास के बारे में सोचती रहती थी। मैंने सोचा हुआ था कि एक दिन मैं अपने गांव का विकास ज़रूर करके रहूंगी। मैंने धीरे धीरे गांव वालों की सोच को तो बदल दिया था। गांव वाले अपनी बेटियों को बड़े शौक से हमारे स्कूल में लेकर आ रहे थे और पढ़ाई में सारी ही लड़कियां बहुत अच्छी जा रही थी। आरव और मैं स्कूल बंद करने के बाद एक साथ ही घर के लिए निकलते थे। हमारे गाँव के लोग हम दोनों को एक साथ देखकर आंखें फाड़ फाड़ कर देखते थे, जैसे हम दोनों को खा जाएंगे। एक दिन मैं जल्दी घर आ गई थी जब मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन जब मैंने उनकी बात पर गौर किया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि पापा मेरी मम्मी से कह रहे थे कि मैं मेघना की शादी करना चाहता हूँ। मैंने उसका रिश्ता तय कर दिया है। अपने पापा की बात सुनकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई थी और मैंने उनसे कहा था कि आखिर आप मेरी शादी कहाँ करना चाहते हैं? मैं कहीं शादी नहीं करना चाहती। पापा कहने लगे कि तुम हमारे गांव के रिवाज को जानती हो। हमारे गांव में 2-3 दिन में ही शादी कर दी जाती है। मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर चुका हूँ, परसों तुम्हारी शादी है। मैंने कहा पापा, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं ना कि आपकी बेटी अपना सपना पूरा करना चाहती है और आपने कितनी मेहनत करने के बाद मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और अब आप चाहते हो कि मैं शादी करके अपनी ससुराल चली जाऊँ? ऐसा नहीं हो सकता। पापा, आपने, मम्मी ने और मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है। मेरी मम्मी कहने लगी कि हम जानते हैं कि हमने तुम्हें बहुत सपोर्ट किया, मगर अब तुम हमारी इज्जत रख लो। तुम नहीं जानती कि हमें क्या कुछ नहीं झेलना पड़ रहा। मैंने कहा क्यों, ऐसा भी क्या हो गया है? तो पापा कहने लगे कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हारी शादी है और अब तुम्हें घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। परसों तुम्हारी शादी है और तुम्हें खामोशी से शादी कर लेनी है। मैं तो ज़िद पर अड़ गई थी कि मैं किसी भी हाल में शादी नहीं करूँगी। पापा कहने लगे, अच्छा तो हमारा एहसान ही चुका दो, जो सारी ज़िंदगी हमने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर दिया। गांव वाले सही कहते हैं कि कभी भी गांव की लड़की को शहर पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए, लड़कियां बिगड़ जाती हैं। मगर मैंने तो तुम्हारे हर सपने को पूरा किया। जो तुमने कहा मैंने वैसा ही किया, लेकिन अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने मम्मी पापा की बातें सुनकर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। आखिर ये लोग किस तरह की बातें कर रहे थे? मैं तो उनकी बातों का मतलब ही नहीं समझ पाई थी। बस यही कह रही थी कि मुझे शादी नहीं करनी है। आखिर आप दोनों ही किस तरह की मनगढ़ंत बातें कर रहे हो? मगर मेरे मम्मी पापा ने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर लिया था और मैंने इमोशंस में बहकर शादी के लिए हाँ कर दी थी। मैं जानती थी कि मैंने जो स्कूल खोला है वो बंद हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और मेरा सपना चूर चूर हो जाएगा। मगर मेरे पेरेंट्स ने मेरे आगे एक ऐसी शर्त लाकर रख दी थी कि मैं मजबूर हो चुकी थी, और फिर फाइनली मैंने वो एहसान चुका दिया था जो सारी ज़िंदगी उन्होंने मेरी परवरिश करने में मेरे ऊपर किया था। मुझे अपने माता पिता से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे तो लगता था कि उन्होंने अपनी बेटी को इतना कामयाब बनाया है तो आगे भी वो अपनी बेटी को सपोर्ट करते रहेंगे। मगर अचानक उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी थी कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी,
और फिर मेरी शादी हो गई। मेरी शादी बिल्कुल इस तरह से हुई थी जैसे गांव के रस्मों रिवाज के तरीके थे। मैं गांव की रस्मों के बहुत खिलाफ थी, लेकिन मेरे माता पिता जो कर रहे थे उसको मैंने खामोशी से होने दिया था। इतने सालों तक मेरे माता पिता मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहे थे, मगर न जाने अब उनको ऐसा क्या हो गया था कि उन्होंने अपनी बेटी की कोई बात सुनना भी गवारा नहीं समझा। मैंने अपने पति को नहीं देखा था, क्योंकि हमारे गांव में यही रस्म थी कि लड़का लड़की एक दूसरे को शादी के बाद पहली रात कमरे में ही देख सकते थे। विदा होकर जब मैं अपनी ससुराल गई तो एक औरत मेरा स्वागत कर रही थी। पता नहीं कौन थी, मैं उसे नहीं जानती थी। वो मुझे कमरे के अंदर ले गई। मेरा मूड बहुत ख़राब था, लेकिन अब क्या हो सकता था। मेरे माता पिता जो चाहते थे वो मैं उनकी खुशी के लिए कर चुकी थी। अब मैं अपने कमरे में बैठी हुई अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जो इंसान कमरे में आया था उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। क्या मेरे माता पिता ने इसको मेरे लिए सिलेक्ट किया था? मुझे तो ऐसा लगता था कि वो मेरी शादी किसी ऐसे इंसान के साथ करवाएंगे जो मुझे अच्छी तरह से डिज़र्व करता हो, लेकिन ये तो कोई और नहीं बल्कि आरव था। मुझे अपने पेरेंट्स की चॉइस पर गुस्सा आ रहा था। ऐसा नहीं था, हमारे गांव के सारे ही लोग इतने गरीब थे कि उनके पास खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। कुछ ऐसे भी ज़मींदार लोग थे जो अमीर थे। मैं तो यही समझी थी कि मेरे पापा ने मेरी शादी किसी ऐसे परिवार में की होगी जिनके पास ज़मीन जायदाद ढेर सारी होगी। आरव के पास ज़मीन जायदाद तो दूर की बात, अपना रहने के लिए घर भी नहीं था। वो इस गांव में अपने दोस्त के साथ रहता था। आखिर मैं आरव के साथ सारी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती थी? मैं फूट फूट कर रो रही थी। मुझे तो अपने माता पिता पर गुस्सा आ रहा था। मुझे रोता हुआ देखकर आरव मेरे करीब आकर बैठ गया और कहने लगा, मेघना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मगर अफसोस ये है कि जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ उनके अपने ही बहुत बुरा करते हैं। मैंने आरव से कहा था, सच में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत इस तरह से फूट जाएगी। आने वाले समय में मैं पाई पाई के लिए तरसूंगी। मेरी बात सुनकर आरव कहने लगा, आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी सच्चाई बताता हूँ, जिसको सुनकर शायद तुम भी दंग रह जाओगी। तुम मुझे एक मामूली इंसान समझती हो। मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, जबकि मैं शहर के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा हूँ। दरअसल मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके बाद वो बीमार रहने लगे। मेरी सौतेली माँ और सौतेले 2 भाई हैं। इन सब लोगों का बिहेवियर मेरे साथ बहुत बुरा रहता था, क्योंकि मेरे सौतेले भाई कभी भी डैड के बिजनेस पर ध्यान नहीं देते थे, और एक मैं था जिसने डैड के बीमार होने के बाद उनके बिजनेस को कहां से कहां तक पहुंचा दिया था। कहते हैं ना कि जब इंसान की किस्मत अच्छी होती है तो हर कोई उसका साथ देता है, लेकिन जब किस्मत बुरी होती है तो वो चाहकर भी अपनी किस्मत को बदल नहीं सकता। मगर मैं बहुत खुशनसीब इंसान हूँ जिसे भगवान ने इतनी अच्छी पत्नी दी है। तुम मेरा गुड लक हो। तुम एक टैलेंटेड लड़की हो। तुम्हारे टैलेंट को इस गांव ने दबाकर रख दिया। कुछ दिनों से मुझे शक हो रहा था कि मेरे दोनों सौतेले भाई बिजनेस में कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। जब पूरी बात मेरे सामने खुलकर आई तो एक दिन मेरी अपने सौतेले भाइयों से लड़ाई हो गई थी, क्योंकि वो मेरे शेयर्स दूसरे लोगों को बेच रहे थे। आखिर मैं अपने बिजनेस को लॉस में जाता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए मेरी लड़ाई हो गई और मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकलने के लिए कहा, क्योंकि जिस दिन से वो हमारे घर में आई थी इस घर में मेरा कुछ भी नहीं था। मेरे डैड सब कुछ खामोशी से देखते रहते थे, मगर किसी से कुछ भी नहीं कहते थे। एक दिन मैं गुस्सा होकर घर छोड़कर आ गया था। मुझे किसी ने तलाश करने की भी कोशिश नहीं की। शायद मेरे पापा को भी मेरी कोई परवाह नहीं है। फिर मैं इधर उधर भटकता रहा। नौकरी ढूंढने की बहुत तलाश की, लेकिन आजकल इंसान को काबिलियत के बेस पर कोई भी नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। हर किसी को बड़े लोगों की सोर्स की ज़रूरत होती है। जब मैंने न्यूज़पेपर में तुम्हारा एडवर्टीजमेंट देखा तो मैंने सोचा कि मैं कुछ समाज सेवा ही कर लेता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अपनी असली पहचान छुपाकर तुम्हारी मदद करता रहा। तुम मेरे लिए बहुत लकी हो मेघना। परसों जब तुम्हारे पापा तुम्हारा रिश्ता लेकर मेरे पास आए थे तो मैं चौंक गया था। मैंने कहा था, अंकल, मेघना मेरी अच्छी दोस्त है। तो तुम्हारे पापा ने कहा था कि हमारे गांव में लड़का लड़की एक दूसरे के दोस्त नहीं बनते। मैं जानता हूँ तुम मेरी बेटी की मदद कर रहे हो, लेकिन गांव के लोग तुम्हारे और मेघना के बारे में गलत गलत बातें बना रहे हैं। और ये बात मैं भी जानता हूँ कि मेघना तुमसे प्यार करती है, क्योंकि जिस तरह से वो तुम्हारी तारीफ करती है और तुम उसके करीब रहते हो, तो इस बात से सब कुछ साबित होता है कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। मैंने तुम्हारे पापा को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा, मगर उन्होंने मेरी बात का कोई यकीन नहीं किया और उन्होंने कहा
कि सारी ज़िंदगी मैंने अपनी बेटी को बड़ी मोहब्बत से पाला है, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया है। तुम्हारे साथ मेरी बेटी इस गांव में पहले ही बदनाम हो रही है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसकी तुम्हारे साथ शादी कर देता हूँ। मैंने तुम्हारे पापा को बहुत समझाने की कोशिश की थी कि अभी आप उसकी शादी ना करें। वो अभी काफ़ी कुछ करना चाहती है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा। लेकिन तुम्हारे पापा नहीं माने और उन्होंने कहा कि मेघना को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। परसों तुम दोनों की शादी हो रही है। कल संडे होने की वजह से हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे और आज हम दोनों की शादी हो गई। तुम्हारे पापा ने मेरी कोई बात नहीं मानी। गांव के लोगों की बातों में आकर उन्होंने तुम्हारी शादी मेरे साथ करवा दी और मुझे तो हैरानी इस बात पर है कि तुम्हारे पापा ने मेरे बैकग्राउंड के बारे में भी जानने की कोशिश नहीं की। बस बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे दिया। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल कर रह गई है। और आरव अब जल्दी से बेड से उठा और अलमारी खोलकर उसमें से कुछ पेपर्स निकाल कर लाया। उसने वो पेपर मुझे दिया और कहने लगा कि इन्हें पढ़ो। पेपर्स देखकर मेरे होश उड़ गए थे। आरव के पिता ने अपनी सारी प्रॉपर्टी आरव के नाम कर दी थी। आरव अब करोड़ों का मालिक बन गया था। उसने बताया कि उसके घर से निकल जाने के बाद उसके डैड की मौत हो गई। उसको नहीं पता था कि उसके डैड इतनी जल्दी उसे दुनिया से छोड़कर चले जाएंगे, मगर मरने से पहले उन्होंने अपने बेटे आरव के नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस कर दिया, जबकि उसके दोनों सौतेले भाइयों को जायदाद में से कुछ भी नहीं दिया गया। ये सारे पेपर्स उसके पास वकील लेकर आया था। वकील ने उसे पूरी बात बताई और कहा कि अब अपने घर जाकर अपने सौतेले भाइयों और सौतेली माँ को भी घर से निकाल सकते हो, क्योंकि अब हर चीज़ पर तुम्हारा हक है। आरव बहुत खुश हो रहा था। उसने कहा, जिस दिन तुम्हारे पापा मुझसे तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे थे, उसी दिन मेरे पास वकील भी आया था। एक ही दिन में मेरे पास दो गुड न्यूज़ आई थी। मैंने फ़ौरन ही तुम्हारे पापा से रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को डिज़र्व करते हैं। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूँगा। इस गाँव में विकास होगा, सरकारी स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, बिजली की अच्छी व्यवस्था होगी। इस गांव को मैं पूरी तरह से बदल कर रख दूंगा। बस आज की रात तुम मेरे साथ इस छोटे से घर में गुजार लो। कल से मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलूंगा। ये मेरे दोस्त का घर है और ये उसकी पत्नी है। ये दोनों पति पत्नी मुझे अपने घर में जगह दिए हुए थे। मैं इनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आरव की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि कभी कभी भगवान इस तरह से इंसान की मदद कर देता है। आरव देखने में बुरा नहीं था और पढ़ा लिखा भी था, और तो और वो एक बिजनेसमैन का बेटा था। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर हो रहा है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी बिजनेसमैन के बेटे से नहीं बल्कि एक गरीब लड़के से की थी, जिसको तो मैं महीने के सिर्फ कभी कभी 2 या 3 हज़ार रुपये दे दिया करती थी और अच्छा खाना खिलाने के लिए उसे अपने घर ले आती थी। मेरे पेरेंट्स तो उसकी हकीकत नहीं जानते थे। उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि शादी होने के बाद उनकी बेटी ऐसे इंसान के साथ कैसे गुजारा करेगी। बस गांव के लोगों की बातों में आकर अपनी बेटी का हाथ गरीब इंसान के हाथ में थमा दिया। मैं अपने पेरेंट्स से बहुत नाराज़ हो रही थी। अगले दिन आरव मुझे शहर लेकर जाने वाला था जहाँ पर वो रहता था, लेकिन वहाँ जाने से पहले एक बार मैं अपनी मम्मी पापा से बात करना चाहती थी। इसलिए मैं आरव के साथ अपने घर चली गई और अपने मम्मी पापा के सामने खड़ी होकर कहने लगी कि मैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा समझती थी। मुझे लगता था कि आप लोगों ने सारी ज़िंदगी मेरी परवरिश की है, मुझे सपोर्ट किया है, तो आप लोग दुनिया के नंबर 1 पेरेंट्स हैं। आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप लोग गांव के लोग हैं। आप अपनी औलाद के लिए कितना ही बदल सकते हैं, मगर इस गांव में रहते हुए आप लोग अपने आप को नहीं बदल सकते। आपने ये भी नहीं सोचा कि आपकी बेटी गरीब लड़के के साथ कैसे गुजारा करेगी। क्या आप लोगों को अपनी बेटी पर भरोसा नहीं था? अगर गांव के लोगों ने आपसे कहा कि मेरा और आरव का अफेयर चल रहा है, तो आप लोगों ने इस बात को आसानी से मान लिया। ये भी नहीं सोचा कि एक बार अपनी बेटी से भी हमें इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। मुझे शर्म आती है आपकी सोच पर। मैं कुछ भी करके इस गांव के लोगों की सोच नहीं बदल सकती, क्योंकि आज तक मैं अपने पेरेंट्स की सोच नहीं बदल पाई, तो फिर मैं इस गांव की सोच क्या बदल सकूंगी। ये तो अच्छा हुआ कि आरव एक हाई क्लास बिजनेसमैन का बेटा है। वो मेरे साथ मेरी मदद कर रहा था, तो आप लोगों को लगा कि उसके और मेरे बीच में कुछ चल रहा है। भगवान ने आरव को उसकी असली पहचान उसे वापस दे दी। मैं आरव के साथ जा रही हूँ और आप देखना कि मैं इस पूरे गांव को बदल कर रहूँगी। अगर कुछ नहीं बदल सकती तो वो गांव के लोगों की सोच, लेकिन हमेशा भगवान से प्रार्थना करती रहूँगी कि कभी भी कोई भी बेटी अपने माता पिता के एहसान को इस तरह से ना चुकाए जिस तरह मैंने आपका एहसान चुकाया।
मेरे पेरेंट्स बहुत शर्मिंदा हो रहे थे, नज़र झुकाकर मेरे सामने खड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा था कि उन लोगों ने अपनी बेटी के साथ गांव के लोगों की बातों में आकर गलत किया, जबकि उनकी बेटी बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं अपने पति के साथ उसके घर में आ गई थी। उसने अपने दोनों सौतेले भाइयों को घर से निकाल दिया था, क्योंकि अब हर चीज़ का मालिक वो था। उसने अपनी सौतेली माँ से भी कहा था कि अगर आप इस घर में रहना चाहती हो तो रह सकती हो, लेकिन आपके बेटे इस घर में नहीं रह सकते। उसकी सौतेली माँ ने साफ इनकार कर दिया कि वो आरव के साथ नहीं रहेगी। वो अपने बेटों के साथ इस घर से चली गई थी और अब इस घर में सिर्फ हम दोनों पति पत्नी ही रहते हैं। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है और इस सब से ही हमने अपने गांव का विकास किया। वहां पर सरकारी अस्पताल बनवाए, शहर के बेस्ट डॉक्टर वहां लोगों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं, शहर के बेस्ट टीचर्स वहां स्कूल बनने के बाद बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और तो और हम लोगों ने गांव को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। मेरे मम्मी पापा आज भी मुझसे अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। इस बात को 7 साल हो गए। गांव काफ़ी बदल चुका है। गांव के सरपंच, मुखिया, बल्कि गांव का एक एक इंसान मेरी इज्जत करता है, क्योंकि एक मैं ही थी जिसकी वजह से गांव का विकास हो चुका। वरना गांव के सारे लोग आज भी अपनी सोच की वजह से न गांव को सुधार पाते और न ही गांव के लोगों को। गांव में सब कुछ ठीक हो गया है। अब हमारा गांव किसी शहर से कम नहीं लगता। लेकिन मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगी। मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को अपनी बेटियों पर भरोसा करना चाहिए। लोगों की बातों में आकर अपनी बेटियों के लिए कभी भी कोई गलत या जल्दबाजी भरा फैसला ना करें, जिससे उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा नुकसान में चली जाए। अगर आपको कोई आपकी बेटी के खिलाफ गलत रिपोर्ट देता है तो हमेशा पहले अपने बच्चों से कन्फर्म करें कि क्या ये बात सही है, और जो कुछ भी करें वो अपने बच्चों से बातचीत करने के बाद ही करें। अगर आप उनकी मर्जी के खिलाफ लोगों की बातों में आकर उनके लिए कोई फैसला लेते हैं तो ये बात अच्छी तरह से जान लें कि आप उनकी ज़िंदगी में और ज़्यादा परेशानियों को बढ़ावा कर रहे हैं। इस तरह तो आप अपने बच्चों को किसी दलदल में धकेल रहे हैं। मैं अपने पति के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अपना काम करने के साथ साथ हम आज भी समाज सेवा में लगे हुए हैं और भगवान की कृपा से हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। पहले मेरी मदद करने वाला आरव के अलावा कोई भी नहीं था, लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं जो समाज सेवा में मेरी मदद कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।